जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं, और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा हमास। नेतन्याहू की भयंकर चेतावनी, थर थर कांपा हमास। हमास के खात्मे तक इजराइल नहीं रुकेगा। इजराइल से दुश्मनी मतलब सिर्फ मौत। दुनिया की 143वीं यानी 143rd रैंक वाले इंडियन टॉमी मीडिया के ये तमाम द सो कॉल्ड न्यूज प्रोग्राम्स हैं। बेहद इत्मीनान से इन सभी पर नजर डाल लें। गजा पर इसराइल की सैडिस्टिक जंग और क्रिमिनल पॉलिसीज की एक लंबी सीरीज से निकलने वाले नतीजे लॉन्ग ड्यूरेशन में बेहद सुसाइडल साबित हो सकते हैं और द सो कॉल्ड माइटी ज्यूइश स्टेट के द एंड की वजह भी बन सकते हैं। हकीकत में इसराइल की तरफ से सेल्फ डिफेंस के बहाने फिलिस्तीनी लोगों की जानबूझकर बड़े पैमाने पर हत्या करने से इसराइल की सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं बढ़ेगी या उसका फ्यूचर सेफ नहीं होगा, बल्कि ये और ज्यादा इनसिक्योरिटी और इनस्टेबिलिटी पैदा करेगा। इसराइल को और अलग थलग कर देगा और होस्टाइल टेरिटरी में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की उम्मीद को कमजोर कर देगा। दोस्तों, दुनिया के तमाम जानकारों का मानना है कि सच तो यह है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कॉलोनियल रेजिम को छोड़कर और नॉर्मल स्टेटहुड का दर्जा अपनाए बिना इसराइल का मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा फ्यूचर हो सकता है। 1990 के दशक की शुरुआत में थोड़े वक्त के लिए ऐसा लग रहा था मानो इसराइल अमेरिका पर डिपेंडेंट होने के बावजूद किसी तरह से नॉर्मल हालात की तरफ अपना डायरेक्शन कर रहा था। तब इसराइल ने रीजन में फिलिस्तीनियों और अरब मुल्कों को एक पीस प्रोसेस में शामिल किया, जिसके तहत म्यूचुअल एग्जिस्टेंस के वजूद का वादा किया गया था। लेकिन इसराइल का कॉलोनियल नेचर हर मोड़ पर उसके बर्ताव पर हावी रहा। इसराइल ने अपना कब्जा खत्म करने और अपने पड़ोसियों के साथ अमन से रहने के अनगिनत मौके बर्बाद कर दिए। इसराइली डिप्लोमेट अब्बा इबान की फेमस चुटकी को शॉर्ट में कहें तो इसराइल नेवर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, मतलब इसराइल ने मौका चूकने का कोई मौका नहीं छोड़ा। दोस्तों, अपने कब्जे को खत्म करने के बजाय उसने कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में अपने कॉलोनाइजेशन प्रोजेक्ट को दोगुना कर दिया। इसराइल ने चोरी करी गई फिलिस्तीनी जमीन पर इल्लीगल यहूदी बस्तियों और वहां बसने वालों की तादाद को कई गुना बढ़ा दिया और इन इलाकों को खास बाईपास सड़कों और दूसरे प्रोजेक्ट्स के जरिए से ऐसा नेटवर्क बना दिया है जिसमें एक दोहरा सिस्टम तैयार हुआ। यहूदियों के लिए एक इलाका और फिलिस्तीनियों के लिए एक निचले दर्जे का इलाका। जैसे ही एक रंग भेद को साउथ अफ्रीका में खत्म किया गया, दूसरे को फिलिस्तीन में खड़ा कर दिया गया। दोस्तों, अमन की कमी और कॉलोनाइजेशन की परछाई में देश फासीवाद की तरफ बढ़ गया, जिसने ज्यूइश सुप्रीमेसी को अपने कानूनों में स्टैब्लिश कर लिया और इसे जॉर्डन नदी से लेकर मेडिटेरियन सी तक और पूरे ऐतिहासिक फिलिस्तीन तक फैला दिया गया। कुछ ही वक्त में कट्टर और दूर दराज पार्टियों ने रफ्तार पकड़ ली और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अवसरवादी यानी अपॉर्चुनिस्टिक लीडरशिप में सत्ता की बागडोर उन्होंने अपने हाथ में ले ली, जिससे इसराइल के अपने इंस्टीट्यूशंस और दो लोगों के बीच को एग्जिस्टेंस पर बेस्ड अमन की सभी उम्मीदें कमजोर हो गईं। उन्होंने सभी समझौतों को खारिज कर दिया और पूरे ऐतिहासिक फिलिस्तीन को निगलना शुरू कर दिया। फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने की कोशिश में कब्जे वाले वेस्ट बैंक में चुराई गई फिलिस्तीनी जमीन पर इल्लीगल यहूदी बस्तियों का एक्सपेंशन किया
और उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी खुली हवा वाली जेल गजा पट्टी की घेराबंदी भी कड़ी कर दी और इसे एक सोवरेन फिलिस्तीनी राज्य में अपने ही फिलिस्तीनी भीतरी यानी अंदरूनी इलाकों के साथ एकजुट होने की इजाजत देने के सभी दिखावे को छोड़ दिया। फिर 7 अक्टूबर का हमला हुआ जो एक भयानक वार्निंग थी, जिसने इसराइल को याद दिलाया कि उसका कॉलोनियल एंटरप्राइज ना तो टिकाऊ है और ना ही सस्टेनेबल है, कि वो 2 मिलियन लोगों को बंद करके चाबी फेंक नहीं सकता है, कि उसे कॉन्फ्लिक्ट्स के ओरिजिन की वजहों का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। फिलिस्तीनियों के साथ उनकी बेदखली, कब्जा और घेराबंदी का हल निकालना ही पड़ेगा। लेकिन नेतन्याहू सरकार ने अपने नेचर के मुताबिक ट्रेजेडी को एक रैली में बदल दिया और फिलिस्तीनियों के नस्लवादी डिह्यूमनाइजेशन को दोगुना कर दिया, जिससे जेनोसाइडल वॉर का रास्ता बना। इसने बुराई के खिलाफ जंग का ऐलान किया, जिसका मतलब न सिर्फ हमास बल्कि गजा के लोगों से भी था। एक के बाद एक इस्राएली नेताओं ने सभी फिलिस्तीनियों को ग्रूसम हमले में फंसाया और दावा किया कि गजा में कोई बेगुनाह नहीं है। तब से इसराइल वेंजफुल, कबायली और बुनियादी ह्यूमन डिसेंसी और इंटरनेशनल कानून के पूरे वायलेशन के साथ तबाही पर अड़ा हुआ है। इसराइल की कॉलोनियल वॉर, अमेरिका और दूसरे सपोर्टर्स के तरफ से फाइनेंशियल और हथियारों की मिल रही मदद से हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मस्जिद और घरों पर बमबारी करी गई, जिसमें हजारों फिलिस्तीनी सिटीजन्स को मार डाला गया। बच्चे, डॉक्टर्स, टीचर्स, पत्रकार, मर्द और औरतें, बूढ़े और युवा, मानो वो सब दुश्मन लड़ाके हैं इसराइल की नजर में। लेकिन अब इस इजरायली फॉरेन ट्राइब के पास इलाके के सभी स्वदेशी लोगों के बीच जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि लोग खूनी घुसपैठिए के खिलाफ पहले से कहीं ज्यादा एकजुट हो चुके हैं। इसराइल अब अपनी वायलेंट रेसिस्ट प्रैक्टिसेस यानी हिंसक नस्लवादी प्रैक्टिसेस को सही ठहराने के लिए अपने काल्पनिक थियोलॉजिकल दावों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। गॉड बेगुनाह बच्चों की हत्या की इजाजत नहीं देता है और ना ही इसराइल के अमेरिकी और वेस्टर्न पेट्रॉन्स को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वेस्टर्न पब्लिक का ओपिनियन इसराइल के खिलाफ हो जाएगा, उसके सन की नेता भी फौरन अपना रास्ता बदल लेंगे। अगर अपने मॉरल स्टैंडिंग को बनाए रखने के लिए नहीं, तो ग्रेट मिडिल ईस्ट में अपने इंटरेस्ट की हिफाजत के लिए इसराइल का साथ छोड़ देंगे। जैसे फ्रांस के स्टैंड में बदलाव, इसराइल से गजा में बच्चों की हत्या रोकने की मांग आने वाले चीजों में बदलाव का एक इंडिकेटर है। खराब जंग खत्म होने के बाद इसराइल के पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। ये कगार से हटने, जंग रोकने, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के 2 नेशन सोल्यूशन के नजरिए को अपनाने और गजा के लिए अमेरिका की रेड लाइंस को कबूल करने का यह आखिरी मौका हो सकता है। दोबारा कब्जा नहीं, दोबारा जातीय सफाया और उनके इलाकों को छोटा नहीं करना। लेकिन नेतन्याहू ने अपने कट्टर गठबंधन के साथ, जिन्होंने लंबे वक्त से अमेरिका को हल्के में लिया है, एक बार फिर दोनों साइड्स के नुकसान के लिए अमेरिका की सलाह को नजरअंदाज कर दिया है। गजा पर जंग से बहुत पहले एक इस्राएली पत्रकार अरी शावित ने भविष्यवाणी करी थी कि जैसा कि हम जानते हैं, अगर इसराइल उसी तबाही वाले रास्ते पर चलता रहा तो उसका खात्मा हो जाएगा। और पिछले हफ्ते इसराइल की शिन बेट सीक्रेट सर्विस के फॉर्मर चीफ अमी आयलोन ने वार्निंग दी थी कि इस्राएली सरकार के जंग और रीजनल एक्सपेंशन से इसराइल का खात्मा हो जाएगा। आपको बता दूं कि इन दोनों ने इसराइल को वार्निंग देते हुए किताबें लिखी हैं कि अगर उसने अपना कब्जा जारी रखा तो आने वाला वक्त अंधेरे में डूब सकता है। एंशियंट क्रूसेडरों से लेकर मॉडर्न डे कॉलोनियल पावर्स तक, दूसरे सभी हिंसक घुसपैठियों की तरह ये आखिरी कॉलोनियल इकाई इजराइल का गायब होना भी तय है, भले ही इसमें कितना भी फिलिस्तीनी, अरब और इजरायली खून बह जाए। गजा जंग बिगिनिंग ऑफ द एंड यानी अंत की शुरुआत साबित हो सकती है, लेकिन फिलिस्तीन के लिए नहीं। दुनिया के तमाम जानकारों के साथ तमाम इस्राइल इंटेलेक्चुअल्स तक का कहना है कि जिस तरह रंगभेदी साउथ अफ्रीका का खूनी सुप्रीमेसिस्ट रेजीम खत्म हो गया, उसी तरह देर सवेर इसराइल का भी डाउनफॉल हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद,
सत्यमेव जयते। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दोनों ही बन सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।